नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2019 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2018 तक कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो 2019 के प्रश्न पत्र में जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन दिया है। जून की 21वीं तारीख को सूर्य यानी कि जून की 21 तारीख को सूर्य की क्या स्थिति होती है, ये हम लोगों को बताना है। तो दरअसल जून की 21 तारीख को उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता सूर्य। ये हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, ए वाला। और बाकी अगर पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। दिया है, उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब होता है 1 2 3, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा आच्छादन। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो जो 2017 में पब्लिश हुआ था उसको हम देखेंगे, क्योंकि 5 साल बाद ये पब्लिश होता है, 5 साल 4 साल बाद। तो हम लोग का पहले देखिए, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में वन आच्छादन है 41.09%। ठीक है। मध्य प्रदेश में है 25.11%। महाराष्ट्र में है आपका 16.47%। और फिर उड़ीसा में है आपका 32.98%। ये 2017 के अनुसार है, 2017 के अनुसार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम 17 का देख रहे हैं। नहीं तो जो 2021 में प्रकाशित हुआ है उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब आप 2021 वाला जो न्यू पब्लिश हुआ है उसको देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। ठीक है, तो ये भारत था। पिछले मतलब 2019 के पहले की बात कर रहा है, पहले 5 सालों की। तो उस समय भारत था। भारत उस समय 5 सालों में लगभग 44% निर्यात किया था पूरे वर्ल्ड का। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से कौन सा सही मिलान किया हुआ है। तो पहला इसमें दिया है बंदरपूछ यमुना। तो ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूछ चोटी से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है बारासिगरी। तो ये चेनाब, सही बात है, चेनाब से निकलता है। और आपको यह भी ध्यान होगा कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में इस नदी के बारे में पूछा था कि कौन सी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेनाब सहायक नदी है। तीसरा दिया है मिलाम मंदाकिनी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मिलाम है ये कुमाऊं हिमालय से निकलता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। तो अब तीसरा जहाँ जहाँ उसको हम डिलीट करेंगे, आपस में पहले डिलीट हो गए थे, तो हम लोग का ऑप्शन बन के आ जाएगा ए। लेकिन देख लेते हैं चौथा और पांचवा भी। चौथा दिया है सियाचिन नुब्रा, बिल्कुल सही बात है। और जेमू, जेमू मानस, ठीक है। तो जेमू यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से जल ग्रहण करती है। इसके पहले हम लोगों ने तीस्ता नदी पर क्वेश्चन कर लिया है पिछले के प्रीवियस ईयर में, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसको ध्यान से रखिएगा, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। बिल्कुल सही बात है। धान की खेती आप करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब एक जहाँ जहाँ उसको रखेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा और हम लोग फिर से 50-50 पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है। 50 से 80% नाइट्रोजन को अपशिष्ट मल तथा मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो पशु होते हैं वो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करता है। बिल्कुल ठीक बात है, करता है। तो हम लोग का तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है अलियार, ईसापुर
और कंगसावती जैसे ज्ञात स्थान में क्या समानता है? ठीक है, तो इसमें यही समानता है कि ये सब जल भंडार से संबंधित है। इस तरह का जो प्रश्न होता है वो करंट अफेयर का होता है, जैसे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इस तरह के मैगजीन से ये पूछता है कभी ना कभी क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक कोई भी पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल गलत है, बादल अवशोषित नहीं करता बल्कि परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है पृथ्वी की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरा चौथा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है कि मेघाच्छादित रात में भूपृष्ठ का तापमान है, ये गलत है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। डी वाला ऑप्शन दिया है कि बादल बहती हुई पवन को भूतल की ओर विक्षेपित कर देता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, बी हम लोगों का सही है। देखिए समझिएगा इसको, दरअसल मेघाच्छादित जो रात होती है उस समय बादल पृथ्वी से आने वाले जो विकिरण होते हैं उसको परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में ठंडा नहीं हो पाती है। और जब पृथ्वी ठंडी नहीं होती है तो पेड़ पौधों में रात में उनकी सतह ठंडी नहीं हो पाती। अब जब सतह गर्म रहती है तो उससे ओस कहाँ बनेगा? ओस नहीं बन पाता है। ओस निर्माण के लिए शांत हवा, साफ आकाश, कम तापमान, उच्च सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियाँ होंगी तभी ओस बनेगा। ठीक है, तो ओस का जब निर्माण नहीं हो पाता तो ओस गिरेगा कहाँ से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोयले क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण था वो 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण था 1971 से 1972, जब कोकिंग कोल खदानों के साथ साथ, और फिर 1973 में नॉन कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी 1966 से 1977, फिर वो जनवरी 1980 से 1984 तक रही। ऐसे में हम लोगों का पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लॉटरी के आधार पर नहीं किया जाता। वर्तमान में कोयले का जो आवंटन है वो सार्वजनिक नीलामी के तहत किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगा। एक तो सही है, तो वैसे इसका ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि पहला सही है तो तीसरा गलत ही होगा। लेकिन तीसरा भी एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब कोयला उत्पादन पर आत्मनिर्भर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी भी भारत आत्मनिर्भर नहीं बना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप इसे जियोग्राफी का मान सकते हैं, आप इसे पॉलिटी का भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स के बारे में दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है, भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो दिया है, पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में है। बिल्कुल सही बात है, देश के 18 राज्यों तक ये फैले हुए हैं और एक संघ शासित प्रदेश में भी हैं ये। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो अब जहाँ जहाँ एक है उसको रखेंगे, तो ऐसे में हम लोग का केवल एक ही ऑप्शन डिलीट हो रहा है, बी वाला। तो छोड़िए, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट हम लोग का दिया है, स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक मानदंड यह भी है क्योंकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। तो ये 95 नहीं है, 75 हैं। आप याद रखिएगा, 75 है, 95 नहीं है। तो दूसरा जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन तो सॉरी तीसरा ऑप्शन, तीसरा गलत है।
अब चौथा देख लेते हैं, अगर चौथा सही होगा तो देखते हैं कौन सा विकल्प हम लोगों का सही होगा। चौथा दिया है पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जनजातियां शामिल हैं। रेड्डी आप जानते हैं तेलंगाना में काफ़ी है। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि विकल्प केवल तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। तो बिल्कुल सही बात है। जो खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 में लघु खनिज को जो परिभाषित किया गया है उसमें पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी ये सब है। तो इसमें जो रेत की बात है तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट दिया है गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 है इसमें ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा जहाँ जहाँ हम डिलीट करेंगे उसको, तो हम लोगों का ऑप्शन तो ऐसे ही निकल के आ रहा है ए, क्योंकि एक केवल 1 और 3 के साथ है, तो इसीलिए हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा ए। तीसरा स्टेटमेंट दिया है गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकार के पास ही है। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो और देखते हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आई थिंक हम लोगों ने जियोग्राफी का सारा प्रश्न कर लिया है, ठीक है। तो अब हम 2020 का जियोग्राफी का क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।